दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गोल्डन स्टोरी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके पति के मर जाने के बाद उसे और उसकी छोटी सी बेटी को भी गांव वाले ही नहीं, उसके ससुराल वालों ने भी उस पर क्या क्या सितम नहीं ढाए। बेचारी का घर, जमीन, खेत सब कुछ छीन लिया गया और उसे बेदखल करके ससुराल से निकल दिया गया। बेटी को भूख से तड़पते हुए देखकर बेचारी वह काम करने पर मजबूर हो गई, जो काम कोई भी औरत खुशी से नहीं करती, भले ही वह चाहे कितनी भी गरीब क्यों ना हो। तो चलिए सुनते हैं एक दुखियारी माँ की दुख भरी कहानी। शहर की तंग गलियों में, जहां धूल और धुआं एक दूसरे से गले मिलते थे, एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लिए तेज कदमों से चल रही थी। उसका चेहरा थकान और मजबूरी से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद उम्मीद की या फिर हार की। उसकी साड़ी मैली थी, किनारे फटे हुए, और बच्ची का चेहरा भूख से पीला पड़ रहा था। वह औरत, जिसका नाम सरिता था, आज एक अनजान रास्ते पर थी। उसने सुना था कि इस सड़क से बड़े बड़े लोग गुजरते हैं, शायद कोई उसकी पुकार सुन ले। सड़क के किनारे एक सादी सी सफेद गाड़ी रुकी। सरिता ने हिम्मत जुटाई और बच्ची को सीने से लगाते हुए गाड़ी की खिड़की के पास पहुंची। उसने खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। गाड़ी में बैठा शख्स सादे कपड़ों में था, सफेद कुर्ता, पायजामा और चेहरे पर एक सख्त सी शांति। सरिता ने उसे आम आदमी समझा। उसकी आवाज में कांपती सी हिम्मत थी जब उसने कहा, साहब, मेरी बच्ची भूखी है, आप मुझसे मजे ले लीजिए, बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वह शख्स, जो कोई और नहीं बल्कि शहर का डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्जुन शर्मा था, चौंक गया। दिन का उजाला अभी बाकी था और यह औरत, जिसके चेहरे पर मासूमियत और मजबूरी साफ दिख रही थी, अपने जिस्म का सौदा करने को तैयार थी। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने गौर से सरिता को देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक माँ की लाचारी भी झलक रही थी। अर्जुन ने अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सरिता का दिल धक से रह गया। उसने बच्ची को और कसकर पकड़ा। साहब, आप मुझे कोई नशीली चीज तो नहीं खिलाएंगे, ना ही दारू पिलाएंगे? उसकी आवाज में शक और डर साफ था। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दूंगा, तुम निश्चिंत होकर चलो। सरिता ने एक पल सोचा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बच्ची की भूख और उसकी अपनी बेबसी उसे अर्जुन की गाड़ी में बैठने को मजबूर कर रही थी। वह बच्ची को गोद में लिए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर की भीड़भाड़ से निकलकर एक साधारण से मकान के सामने रुकी। मकान बाहर से सादा था, लेकिन साफ सुथरा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और सरिता को अंदर आने का इशारा किया। घर में सन्नाटा था, न कोई नौकर, न परिवार। अर्जुन ने बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं और वह शहर में अकेले रहते हैं। सरिता का मन और घबराया। उसने सोचा, क्या यह शख्स सचमुच उसकी मदद करेगा या फिर उसका फायदा उठाएगा? अर्जुन ने सरिता को बैठने को कहा और किचन की ओर बढ़े। उन्होंने एक गिलास पानी लाकर सरिता की ओर बढ़ाया। सरिता ने पानी का गिलास देखकर पीछे हटते हुए कहा, नहीं साहब, मैं पानी नहीं पीऊंगी। अर्जुन ने उसकी घबराहट समझी। उन्होंने बिना कुछ कहे वह गिलास खुद अपने होंठों से लगाया और पूरा पानी पी लिया। देखो, इसमें कुछ नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। सरिता का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन वह अभी भी सतर्क थी। अर्जुन ने फिर कहा, चलो पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। सरिता ने मना किया, नहीं साहब, मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। अर्जुन ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अगर पैसे चाहिए तो पहले खाना खाओ, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं। सरिता ने बच्ची की ओर देखा, जो भूख से बच्ची बिलख रही थी। उसने हार मान ली। अर्जुन ने अपने हाथों से थाली में खाना परोसा, सादी दाल, चावल और 2 सब्जियां। उन्होंने सरिता की बच्ची के लिए एक गिलास दूध भी लाया। सरिता ने बच्ची को दूध पिलाया और खुद भी थोड़ा सा खाना खाने लगी। अर्जुन भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगे। सरिता को यह सब अजीब लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अनजान शख्स इतनी इज्जत से उसका ख्याल रखेगा। खाना खत्म होने के बाद अर्जुन ने सरिता से पूछा, तुम शक्ल से इस धंधे वाली नहीं लगती, बताओ तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुमने यह रास्ता चुना? सरिता की आंखें भर आईं। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साहब, मेरा नाम सरिता है, मेरे पति फौज में थे।
2 साल पहले उनकी शहादत हो गई। उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरे पति के 2 भाइयों ने जबरदस्ती प्रॉपर्टी के कागजों पर मेरा अंगूठा लगवाया और सब कुछ हड़प लिया। मेरे मायके में कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। मेरी बच्ची भूखी मर रही थी, इसलिए मैंने यह गलत रास्ता चुना। अर्जुन का दिल पसीज गया। उन्होंने सरिता से कहा, तुम यह गंदा काम छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सरिता को देते हुए कहा, हर महीने तुम मुझसे पैसे लेने आया करो, लेकिन यह काम मत करना, और तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी भी मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। सरिता की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक नई उम्मीद जागी। उसने अर्जुन के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। बस, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो। कल सुबह मेरे साथ अपने गांव चलो, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूंगा। सुबह सुबह अर्जुन अपनी गाड़ी लेकर सरिता के गांव पहुंचे। सरिता अपनी बच्ची को गोद में लिए उनके साथ थी। गांव में सरिता के ससुराल का घर बड़ा और आलीशान था। सरिता के देवर बलदेव और महेंद्र दोनों भाई वहां रहते थे। दोनों की गांव में अच्छी खासी दबंगई थी। उनके पास पैसा था और स्थानीय नेताओं से उनका गहरा रिश्ता था। अर्जुन ने सरिता के साथ उनके घर का दरवाजा खटखटाया। बलदेव ने दरवाजा खोला और सरिता को देखकर तंज कसते हुए कहा, अरे, तू यहां क्या करने आई? अब क्या बचा है जो तू लेने आई है? अर्जुन ने अपनी सख्त आवाज में कहा, मैं डीएसपी अर्जुन शर्मा बोल रहा हूं। सरिता के पति की प्रॉपर्टी जो तुमने हड़पी है, उसे वापस कर दो। बलदेव और महेंद्र एक दूसरे की ओर देखकर हंसे। महेंद्र ने व्यंग्य भरी आवाज में कहा, डीएसपी साहब, आप बड़े शहर से आए हैं, लेकिन यहां हमारा राज चलता है। हमारे पास कागजात हैं, सब लीगल है। आप जो मर्जी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने सरिता का हक नहीं दिया तो मैं कानून का रास्ता अपनाऊंगा। बलदेव ने हंसते हुए कहा, कानून? साहब, यहां कानून हमारा गुलाम है। हमारे पास बड़े बड़े नेताओं का साथ है। आप चाहें तो कोशिश कर लीजिए। सरिता की आंखों में निराशा छा गई। उसे लगा कि शायद उसका हक उसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अर्जुन ने सरिता की ओर देखकर कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अर्जुन शर्मा और सरिता गांव से वापस शहर की ओर लौट रहे थे। गाड़ी की खामोशी को सरिता की बच्ची की हल्की सी सिसकियां तोड़ रही थीं। सरिता का चेहरा उदास था, उसकी आंखें खाली खाली सी। वह सोच रही थी कि क्या उसका हक उसे कभी मिलेगा। अर्जुन ने सरिता की ओर देखा और उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, सरिता, तुम हिम्मत मत हारो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। यह बस शुरुआत है। सरिता ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में शक का बादल मंडरा रहा था। उसने देखा था कि बलदेव और महेंद्र कितने रसूखदार हैं। उनके पास पैसा, ताकत और नेताओं का साथ था। एक अकेला डीएसपी उनके सामने क्या कर पाएगा? फिर भी अर्जुन की आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने सरिता के मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगा दी। शहर पहुंचते ही अर्जुन ने सरिता को अपने घर के पास एक छोटे से किराए के कमरे में ठहरने का इंतजाम कर दिया। उन्होंने सरिता को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो। मैं कुछ दिन में तुमसे मिलने आऊंगा। तब तक तुम कहीं मत जाना और ना ही उस गलत रास्ते पर वापस लौटना। सरिता ने कृतज्ञता भरी नजरों से अर्जुन को देखा और कहा, साहब, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक अनजान औरत हूं। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरिता, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं जानता हूं कि मजबूरी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। मेरी माँ भी तुम्हारी तरह अकेली थी जब मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। अगर उस वक्त किसी ने उनकी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज यहां ना होता। मैं बस वही मदद तुम्हें देना चाहता हूं। सरिता की आंखें नम हो गईं। उसने बच्ची को सीने से लगाया और चुपचाप कमरे में चली गई। अर्जुन अपने ऑफिस पहुंचे। उनका दिमाग उस मुलाकात से भरा हुआ था। बलदेव और महेंद्र की हेकड़ी उनके सामने साफ थी। वह जानते थे कि यह मामला इतना आसान नहीं होगा। दोनों भाइयों का स्थानीय नेताओं और शायद कुछ पुलिस वालों से भी गठजोड़ था। अर्जुन ने अपने विश्वासपात्र हवलदार रामनाथ को बुलाया। रामनाथ एक पुराना और अनुभवी पुलिस वाला था जो अर्जुन के साथ कई मामलों में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर चुका था।
अर्जुन ने उसे सरिता की पूरी कहानी बताई। रामनाथ ने गंभीरता से सुना और फिर बोला, साहब, बलदेव और महेंद्र का गांव में दबदबा है। उनके पीछे एमएलए रविपाल का हाथ है। रविपाल के बिना वह इतने ताकतवर नहीं हो सकते। अगर हमें सरिता का हक दिलाना है तो हमें पहले रविपाल के कनेक्शन को तोड़ना होगा। अर्जुन ने मेज पर रखा पेपरवेट उठाया और उसे उंगलियों में घुमाते हुए कहा, रामनाथ, मुझे इन दोनों भाइयों के सारे गलत कामों की जानकारी चाहिए। उनके पास इतना पैसा कहां से आता है? क्या वह कोई गैर कानूनी धंधा करते हैं? और रविपाल का इनसे क्या लेन देन है? मुझे हर छोटी बड़ी बात चाहिए। रामनाथ ने सिर हिलाया और बोला, साहब, मैं अपने कुछ मुखबिरों से बात करता हूं, लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। रविपाल को अगर भनक लगी कि आप उनके करीबियों के पीछे पड़े हैं तो वह आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, रामनाथ, साजिश तो वह लोग रचते हैं जो डरते हैं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तुम बस अपना काम शुरू करो। उधर सरिता अपने छोटे से कमरे में अपनी बच्ची, जिसका नाम काव्या था, के साथ समय बिता रही थी। कमरा छोटा था, लेकिन सरिता के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। उसने अर्जुन के दिए पैसों से कुछ जरूरी सामान खरीदा। काव्या के लिए कपड़े, कुछ बर्तन और थोड़ा सा राशन। पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत कमलाबाई सरिता से मिलने आई। कमलाबाई ने सरिता की कहानी सुनी और उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने जो रास्ता छोड़ा वह सही किया। अब तुम अपनी बच्ची के लिए एक नई जिंदगी शुरू करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ सिलाई का काम दिला सकती हूँ। मेरी बेटी एक छोटी सी दुकान चलाती है, वहां तुम्हें काम मिल सकता है। सरिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, आंटी, मैं सिलाई जानती हूँ। अगर मुझे काम मिल जाए तो मैं अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ। कमलाबाई ने सरिता का हाथ थपथपाया और बोली, ठीक है, मैं कल तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाऊंगी। सरिता ने काव्या को गोद में उठाया और उसकी माथे पर एक चुम्मी दी। उसने मन ही मन अर्जुन को धन्यवाद दिया, जिनकी वजह से उसे यह नई शुरुआत मिल रही थी। गांव में बलदेव और महेंद्र अपने घर के आंगन में बैठे थे। उनके सामने एक मोटा ताजा शख्स खड़ा था, जो कोई और नहीं बल्कि एमएलए रविपाल का करीबी गुर्गा गोपाल था। गोपाल ने दोनों भाइयों को अर्जुन की चेतावनी के बारे में बताया। बलदेव ने गुस्से में जमीन पर थूका और बोला, यह डीएसपी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। उसे लगता है कि वह हमारी प्रॉपर्टी सरिता को वापस दिला देगा। हमने उस औरत को पहले ही बाहर निकाल दिया था, अब वह फिर से हमारे सिर पर सवार हो रही है। महेंद्र ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, भाई, हमें इस डीएसपी को सबक सिखाना होगा। अगर वह ज्यादा उछला तो हमारी सारी कमाई पर खतरा आ सकता है। गोपाल ने सुझाव दिया। रविपाल साहब ने कहा है कि आप लोग चिंता न करें, वह इस डीएसपी का तबादला करवा देंगे। बस हमें कुछ समय चाहिए, तब तक आप लोग सरिता को डरा धमकाकर चुप करा दें। बलदेव ने हंसते हुए कहा, सरिता को डराना तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह फिर कभी हमारे सामने नहीं आएगी। अर्जुन अपने ऑफिस में देर रात तक फाइलें खंगाल रहे थे। रामनाथ ने कुछ शुरुआती जानकारी दी थी। बलदेव और महेंद्र का अवैध रेत खनन का धंधा था, जिसमें रविपाल की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा उनके नाम पर कुछ जमीनों की हेराफेरी के मामले भी थे। अर्जुन जानते थे कि अगर वह इस धंधे को निशाना बनाएंगे तो रविपाल और दोनों भाइयों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन अर्जुन को यह भी पता था कि यह खेल खतरनाक है। रविपाल जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त वकील संजय मेहता को फोन लगाया। संजय एक ईमानदार और तेज तर्रार वकील था, जो पहले भी अर्जुन के साथ कई मामलों में काम कर चुका था। अर्जुन ने संजय को पूरी बात बताई और कहा, संजय, मुझे सरिता के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन इसके पीछे रविपाल जैसे लोग हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। संजय ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम जब भी किसी बड़े मगरमच्छ से भिड़ते हो, मेरा फोन आता है। ठीक है, मैं सरिता के केस की फाइल तैयार करूंगा। तुम मुझे सारे सबूत जुटा कर दो, फिर देखते हैं कि रविपाल कितना ताकतवर है। उधर सरिता अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। कमलाबाई की बेटी नीता
ने उसे अपनी सिलाई की दुकान में काम दे दिया। सरिता दिन भर सिलाई करती और रात को काव्या के साथ समय बिताती, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी की यह छोटी सी दुनिया जल्द ही खतरे में पड़ने वाली थी। एक रात जब सरिता अपनी दुकान से कमरे की ओर लौट रही थी, दो नकाबपोश लोग उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। सरिता ने काव्या को कसकर पकड़ा और डरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? मुझे जाने दो। एक नकाबपोश ने धमकी भरे लहजे में कहा, सरिता, तू बहुत उछल रही है। अगर तुझे अपनी और अपनी बच्ची की जान प्यारी है तो उस डीएसपी के पास वापस मत जाना, नहीं तो तुझे और तेरी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कुछ नहीं कर रही, मुझे बस अपनी बच्ची के लिए जीना है। नकाबपोश हंसते हुए चले गए, लेकिन सरिता का मन डर से भर गया। उस रात वह काव्या को सीने से लगाए रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अर्जुन पर भरोसा था, लेकिन यह डर भी था कि कहीं उसकी वजह से अर्जुन की जान को खतरा न हो जाए। सरिता की नींद उस रात टूटी टूटी सी थी। नकाबपोशों की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने काव्या को सीने से लगाया और अंधेरे में खिड़की की ओर देखती रही, जैसे कोई खतरा अभी भी बाहर मंडरा रहा हो। सुबह होने पर उसका मन भारी था। वह नीता की सिलाई की दुकान पर गई, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। नीता ने सरिता की उदासी भांप ली और पूछा, सरिता, क्या बात है? तू आज सुस्त सी लग रही है। सरिता ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन नीता के बार बार पूछने पर उसने सारी बात बता दी। नीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह तो हद हो गई। सरिता, तू डर मत, मैं अपनी मां से बात करती हूं और उस डीएसपी साहब को भी बताना होगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी काव्या का क्या होगा? सरिता ने घबराते हुए कहा, नहीं नीता, अगर मैं साहब को बताऊंगी तो वह उन लोगों से भिड़ जाएंगे। उनके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से साहब की जान को खतरा हो। नीता ने सरिता का हाथ पकड़ा और बोली, सरिता, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। और साहब अगर तेरी मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह डरने वालों में से नहीं है। तुझे उन पर भरोसा करना होगा। सरिता ने नीता की बात मान ली। उसने फैसला किया कि वह अर्जुन को सब कुछ बताएगी। उस दिन शाम को जब काव्या सो गई, सरिता ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन के घर पहुंची। अर्जुन उस वक्त अपने घर में कुछ कागजात देख रहे थे। सरिता को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ सरिता, बैठो। काव्या कैसी है? सरिता ने डरते डरते सारी बात बताई। नकाबपोशों की धमकी, उनकी बातें और उसका डर। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को शांत रखा। सरिता, तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। सरिता ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हो। वह लोग बहुत खतरनाक हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले, सरिता, मैंने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक लोगों का सामना किया है। यह मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम जैसे लोगों को इंसाफ दिलाऊं। तुम बस अपनी और काव्या की सुरक्षा का ख्याल रखो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। अर्जुन ने सरिता को हौसला दिया और उसे घर भेज दिया। लेकिन जैसे ही सरिता गई, उन्होंने तुरंत रामनाथ को फोन लगाया। रामनाथ, सरिता को धमकी मिली है। मुझे यकीन है कि यह बलदेव और महेंद्र का काम है। हमें अब और इंतजार नहीं करना, उनके धंधे की जड़ तक जाना होगा। रामनाथ ने जवाब दिया, साहब, मैंने अपने मुखबिरों से कुछ पक्की खबरें जुटाई हैं। बलदेव और महेंद्र का रेत खनन का धंधा सिर्फ एक मुखौटा है। असल में वह लोग नकली शराब का कारोबार भी चलाते हैं और इस धंधे में रविपाल की भी हिस्सेदारी है। अगर हम इस धंधे को पकड़ लें तो रविपाल भी फंस सकता है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, हमें अब एक बड़ा दांव खेलना होगा। तुम अपने मुखबिरों से कहो कि वह इस धंधे के सारे ठिकानों की जानकारी जुटाएं। और हां, सरिता की सुरक्षा का भी इंतजाम करो। मैं नहीं चाहता कि उसे या काव्या को कोई नुकसान पहुंचे। उधर रविपाल को गोपाल के जरिए सरिता की धमकी की खबर मिल चुकी थी। वह अपने आलीशान बंगले में बैठा था, हाथ में व्हिस्की का गिलास लिए। बलदेव और महेंद्र भी वहां मौजूद थे। रविपाल ने गुस्से में गिलास मेज पर पटका और बोला,
यह अर्जुन अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसे लगता है कि वह मेरे धंधे को खत्म कर देगा। मैं उसका तबादला करवाऊंगा और अगर वह नहीं माना तो उसकी जिंदगी खत्म कर दूंगा। बलदेव ने कहा, साहब, सरिता को तो हम डरा चुके हैं, लेकिन वह फिर भी अर्जुन के पास गई। अगर वह ज्यादा उछलेगी तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। रविपाल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, सरिता को अब भी मत छुओ। अगर उसे कुछ हुआ तो अर्जुन और तेजी से हमारे पीछे पड़ेगा। पहले हमें अर्जुन को कमजोर करना है। मैं अपने एक पुराने दोस्त डीआईजी प्रकाश राठौर से बात करूंगा। वह अर्जुन का तबादला किसी दूर दराज के इलाके में करवा देगा। तब तक तुम लोग अपने धंधे को संभालो और सरिता पर नजर रखो। महेंद्र ने पूछा, और अगर तबादला नहीं हुआ तो? रविपाल ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरिता अगले दिन दुकान पर गई। नीता ने उसे देखकर कहा, सरिता, मैंने मां से बात की। वह कह रही थी कि तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। अगर तू चुप रही तो वह लोग और दबाव डालेंगे। सरिता ने गहरी सांस ली और बोली, नीता, मैंने साहब को सब बता दिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं अपने पति की प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढने की कोशिश करूंगी। शायद मेरे पास कुछ सबूत हों जो साहब के काम आए। नीता ने सरिता का हौसला बढ़ाया और कहा, यह हुई ना बात। तू अकेली नहीं है, मैं और मां तेरे साथ हैं, और अगर तुझे कोई मदद चाहिए तो बता देना। सरिता ने अपने पुराने सामान की एक छोटी सी पोटली खोली जो उसने अपने ससुराल से लाई थी। उसमें कुछ पुराने कागजात थे जिनमें उसके पति के नाम की कुछ जमीनों के दस्तावेज थे। सरिता को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कागजात अर्जुन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उसने फैसला किया कि वह इन्हें अर्जुन को दे देगी। अर्जुन ने रामनाथ के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस वालों को बलदेव और महेंद्र के रेत खनन और नकली शराब के ठिकानों पर छापा मारने का आदेश दिया। लेकिन अर्जुन जानते थे कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। रविपाल को भनक लगते ही वह अपने रसूख का इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए अर्जुन ने एक चाल चली। उन्होंने अपने एक पुराने सहयोगी पत्रकार विक्रम सिन्हा को फोन किया। विक्रम एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कई खुलासे कर चुका था। अर्जुन ने उसे सारी जानकारी दी और कहा, विक्रम, मैं चाहता हूं कि तुम बलदेव, महेंद्र और रविपाल के गैर कानूनी धंधों की खबर अपने अखबार में छापो, लेकिन मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम हमेशा मुझे आग में कूदने को कहते हो, लेकिन ठीक है, मैं ये खबर छापूंगा। तुम मुझे सारे सबूत भेज दो। अर्जुन ने रामनाथ से जुटाए गए सबूत विक्रम को भेज दिए। अगले दिन विक्रम के अखबार में पहले पन्ने पर एक सनसनीखेज खबर छपी, रेत माफिया और नकली शराब का काला कारोबार, गांव के दबंगों का एमएलए रविपाल से गठजोड़। खबर में बलदेव और महेंद्र के धंधों का पूरा ब्यौरा था, साथ ही रविपाल के नाम का भी जिक्र था। इस खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। रविपाल का फोन घनघनाने लगा। उसके समर्थक और गुर्गे उसे फोन करके पूछ रहे थे कि अब क्या करना है। रविपाल गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गोपाल को बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, यह खबर किसने छपवाई? मुझे उस अर्जुन का सिर चाहिए। उधर सरिता ने अर्जुन को अपने पास मौजूद कागजात दे दिए। अर्जुन ने उन कागजात को संजय मेहता को सौंपा, जो सरिता के केस की कानूनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन सरिता को नहीं पता था कि उसकी यह हिम्मत उसे और मुसीबत में डालने वाली थी। एक रात जब सरिता अपनी दुकान से लौट रही थी, उसे फिर से 2 नकाबपोशों ने घेर लिया। इस बार उनकी आवाज और सख्त थी। एक ने कहा, सरिता, तूने बहुत बड़ी गलती की। तूने वह कागजात डीएसपी को दे दिए। अब तू और तेरी बच्ची जिंदा नहीं बचेंगी। सरिता ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन इससे पहले कि नकाबपोश कुछ और कहते, पास की गली से एक जोरदार आवाज आई, रुक जाओ। यह रामनाथ था, जो अर्जुन के कहने पर सरिता की सुरक्षा के लिए उसका पीछा कर रहा था। रामनाथ ने अपनी पिस्तौल निकाली और नकाबपोशों की ओर तान दी। दोनों नकाबपोश भागने लगे, लेकिन रामनाथ ने एक को पकड़ लिया। रामनाथ ने सरिता को हौसला दिया और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और इस गुंडे से पूछताछ करके पता लगाऊंगा कि इसे किसने भेजा। शहर की हवा में तनाव की गंध थी।
अर्जुन शर्मा का दांव काम कर रहा था। विक्रम सिन्हा की खबर ने रविपाल और उसके गुर्गों के बीच खलबली मचा दी थी। रामनाथ ने पकड़े गए नकाबपोश से पूछताछ शुरू कर दी और जल्द ही पता चला कि उसे बलदेव ने सरिता को डराने के लिए भेजा था। यह जानकारी अर्जुन के लिए एक और हथियार थी, लेकिन वह जानते थे कि असली जंग अब कोर्ट में लड़ी जाएगी। सरिता की प्रॉपर्टी का मामला कानून के दायरे में ले जाना था और इसके लिए उन्हें पुख्ता सबूत और मजबूत दलीलें चाहिए थीं। अर्जुन ने अपने वकील दोस्त संजय मेहता को बुलाया और सरिता के पास से मिले कागजात सौंपे। संजय ने कागजात को ध्यान से पढ़ा और कहा, अर्जुन, ये दस्तावेज सरिता के पक्ष में मजबूत सबूत हैं। इनमें सरिता के पति रवि के नाम पर दर्ज जमीनों का ब्यौरा है, लेकिन बलदेव और महेंद्र ने फर्जीवाड़ा करके इन जमीनों को अपने नाम करवाया है। हमें कोर्ट में यह साबित करना होगा कि सरिता पर जबरदस्ती दबाव डाला गया और उसका अंगूठा कागजात पर गलत तरीके से लिया गया। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, संजय, यह आसान नहीं होगा। बलदेव और महेंद्र के पास रविपाल का समर्थन है। वे कोर्ट में बड़े बड़े वकील लाएंगे। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, तुम सबूत जुटाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने ऐसे कई केस लड़े हैं। बस सरिता को कोर्ट में हिम्मत दिखानी होगी। अर्जुन ने सरिता को कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में बताया। सरिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कभी कोर्ट की शक्ल नहीं देखी थी। उसे डर था कि कहीं वह कुछ गलत न बोल दे, लेकिन अर्जुन और नीता ने उसका हौसला बढ़ाया। नीता ने कहा, सरिता, तू सच बोलना। सच की हमेशा जीत होती है और साहब और वकील साहब तेरे साथ हैं। सरिता ने काव्या को कमलाबाई के पास छोड़ा और कोर्ट जाने की तैयारी की। अर्जुन ने उसकी सुरक्षा के लिए रामनाथ को साथ भेजा। सरिता ने एक सादी सी साड़ी पहनी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब सिर्फ अपनी बच्ची के लिए नहीं, बल्कि अपने पति की मेहनत और अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थी। जिला कोर्ट का माहौल गंभीर था। जज साहब नारायण राव अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी सख्त छवि पूरे इलाके में मशहूर थी। वह निष्पक्ष और ईमानदार जज थे, लेकिन उनकी नजरें हर छोटी बड़ी बात पर टिकी रहती थीं। कोर्ट रूम में सरिता, अर्जुन और संजय मेहता एक तरफ थे, जबकि बलदेव और महेंद्र अपने वकील मुकेश तिवारी के साथ दूसरी तरफ। मुकेश तिवारी रविपाल का करीबी वकील था, जो अपनी चालाकी और कानूनी दांवपेच के लिए जाना जाता था। सुनवाई शुरू हुई। संजय मेहता ने सरिता का पक्ष रखते हुए कहा, माननीय जज साहब, मेरी मुवक्किल सरिता अपने पति रवि की प्रॉपर्टी की हकदार है। रवि की मृत्यु के बाद उनके भाइयों बलदेव और महेंद्र ने धोखे से सरिता का अंगूठा कागजात पर लगवाया और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। सरिता एक अनपढ़ और अकेली औरत थी, जिसे इन लोगों ने डरा धमकाकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया। हमारे पास रवि के नाम पर दर्ज मूल दस्तावेज हैं, जो साबित करते हैं कि यह प्रॉपर्टी उनकी थी। जज साहब ने कागजात को ध्यान से देखा और फिर मुकेश तिवारी की ओर देखकर कहा, आपके मुवक्किल का इस बारे में क्या कहना है? मुकेश तिवारी ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, माननीय जज साहब, मेरे मुवक्किलों बलदेव और महेंद्र ने कोई गलत काम नहीं किया। सरिता ने अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी के कागजात पर हस्ताक्षर किए। हमारे पास वह दस्तावेज हैं जिनमें सरिता का अंगूठा मौजूद है। इसके अलावा सरिता के पास कोई सबूत नहीं है कि उस पर कोई दबाव डाला गया। यह केस सिर्फ मेरे मुवक्किलों को बदनाम करने की साजिश है। संजय ने तुरंत जवाब दिया, जज साहब, सरिता अनपढ़ है, उसे कागजात का मतलब तक नहीं पता था। मेरे पास गवाह हैं जो साबित करेंगे कि सरिता को डराया धमकाया गया। इसके अलावा बलदेव और महेंद्र के अवैध धंधों की जांच भी चल रही है, जो उनके चरित्र को दर्शाता है। मुकेश तिवारी ने आपत्ति जताई, जज साहब, मेरे मुवक्किलों के धंधों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है। जज साहब ने दोनों पक्षों को शांत करते हुए कहा, मैं इस केस को सिर्फ सबूतों और तथ्यों के आधार पर देखूंगा। सरिता, तुम कोर्ट के सामने अपनी बात रखो। सरिता का गला सूख रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा, जिन्होंने उसे हौसले से भरी नजरों से देखा। सरिता ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, जज साहब, मेरे पति रवि फौज में थे।
उनकी शहादत के बाद मेरे देवरों ने मुझे और मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे डराया और कहा कि अगर मैं कागजात पर अंगूठा नहीं लगाऊंगी तो वे मेरी बच्ची को मार देंगे। मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूं। मैं बस अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी। सरिता की बात सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने गंभीर नजरों से बलदेव और महेंद्र को देखा, जो अपनी जगह पर असहज हो रहे थे। जज साहब ने कहा, मैं इस मामले की गहराई से जांच चाहता हूं। अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने गवाह और अतिरिक्त सबूत पेश करें। तब तक सरिता और उसकी बच्ची को पूरी सुरक्षा दी जाए। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। बलदेव और महेंद्र कोर्ट से बाहर निकलते वक्त मुकेश तिवारी से फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और साजिश की चमक साफ दिख रही थी। कोर्ट से निकलने के बाद अर्जुन ने सरिता को हौसला दिया। सरिता, तुमने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। अब तुम चिंता मत करो, मैं और संजय बाकी सब संभाल लेंगे। सरिता ने कृतज्ञता भरी नजरों से कहा, साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोर्ट में अपनी बात कह पाऊंगी। यह सब आपकी वजह से हुआ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी हिम्मत की जीत है सरिता। अब तुम अपनी काव्या का ख्याल रखो। लेकिन अर्जुन को अंदेशा था कि रविपाल और उसके गुर्गे अब और खतरनाक कदम उठाएंगे। उन्होंने रामनाथ को फोन करके सरिता की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने विक्रम सिन्हा से संपर्क किया और कहा, विक्रम, तुम्हारी खबर ने रविपाल को बैकफुट पर ला दिया है, लेकिन अब हमें और सबूत चाहिए। अगर तुम उनके नकली शराब के धंधे की कोई ठोस जानकारी जुटा सको तो हम इन लोगों को जड़ से उखाड़ सकते हैं। विक्रम ने जवाब दिया, अर्जुन, मैं अपने कुछ सूत्रों से बात कर रहा हूं। जल्द ही तुम्हें कुछ बड़ा मिलेगा। उधर रविपाल अपने बंगले में बलदेव और महेंद्र के साथ बैठक कर रहा था। कोर्ट की सुनवाई ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने मुकेश तिवारी को बुलाया और कहा, मुकेश, यह केस किसी भी कीमत पर हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तुम कोर्ट में कोई भी हथकंडा अपनाओ, लेकिन सरिता को उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। मुकेश ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, रविपाल जी, आप चिंता न करें। मैं अगली सुनवाई में कुछ ऐसे गवाह लाऊंगा जो सरिता के खिलाफ बोलेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम जज साहब पर भी दबाव डाल सकते हैं। रविपाल ने ठंडी नजरों से मुकेश को देखा और बोला, और अर्जुन, उसका क्या? वह इस केस के पीछे जान लड़ा रहा है। मुकेश ने सुझाव दिया, अर्जुन को डराने का काम गोपाल को सौंप दीजिए, और अगर वह नहीं माना तो मैं अपने कुछ संपर्कों से उसका तबादला करवाने की कोशिश करूंगा। रविपाल ने गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, अर्जुन को एक आखिरी चेतावनी दे। अगर वह नहीं माना तो उसे रास्ते से हटा दे। गोपाल ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। रविपाल ने बलदेव और महेंद्र की ओर देखकर कहा, तुम लोग अपने धंधे को कुछ दिन के लिए बंद कर दो। अगर पुलिस ने छापा मारा तो हमें बड़ा नुकसान होगा, और सरिता पर नजर रखो। अगर वह फिर से कोर्ट में कुछ बोलने की कोशिश करे तो उसे चुप करा देना। सरिता अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। कोर्ट में अपनी बात कहने के बाद उसे यकीन हो गया था कि वह गलत नहीं है। उसने नीता और कमलाबाई के साथ मिलकर अपने पुराने कुछ पड़ोसियों से संपर्क किया, जो उसके ससुराल में उस वक्त मौजूद थे जब बलदेव और महेंद्र ने उसे धमकाया था। उनमें से एक बुजुर्ग, हरिप्रसाद, सरिता की बात मान गया और कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो गया। हरिप्रसाद ने सरिता को बताया, बेटी, मैंने उस दिन देखा था जब बलदेव ने तुझे डराया था। मैं कोर्ट में सच बोलूंगा। सरिता की आंखें भर आईं। उसने हरिप्रसाद के पैर छूकर कहा, चाचा, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हरिप्रसाद ने सरिता का सिर थपथपाया और बोला, बेटी, तू अपने हक के लिए लड़ रही है, इसमें कोई एहसान नहीं है। एक रात जब अर्जुन अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे, उनकी गाड़ी को कुछ गुंडों ने घेर लिया। अर्जुन ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, एक गुंडे ने उनकी गाड़ी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। अर्जुन ने फुर्ती दिखाते हुए गाड़ी को तेजी से भगाया और अपने एक पुलिस चौकी की ओर बढ़े। गुंडे उनका पीछा करते रहे, लेकिन चौकी के पास पहुंचते ही वह भाग खड़े हुए। अर्जुन को हल्की सी चोट आई थी, लेकिन उनका हौसला और मजबूत हो गया। उन्होंने तुरंत रामनाथ को फोन किया और कहा, रामनाथ, यह रविपाल की करतूत है।
अब हमें और तेजी से काम करना होगा। अगली सुनवाई में हमें हरिप्रसाद की गवाही और विक्रम के नए सबूत पेश करने हैं। रामनाथ ने जवाब दिया, साहब, आप निश्चिंत रहें। मैं सरिता और हरिप्रसाद की सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रहा हूं। और विक्रम ने बताया कि उसे नकली शराब के एक बड़े ठिकाने का पता चल गया है। अगर हम वहां छापा मारें तो रविपाल भी फंस जाएगा। अर्जुन शर्मा का मन अब सिर्फ सरिता के इंसाफ तक सीमित नहीं रहा था। सरिता की हिम्मत, उसकी मासूमियत और उसकी बच्ची काव्या के लिए उसका अटूट प्यार अर्जुन के दिल को छू गया था। वह सरिता की हर छोटी बड़ी बात पर गौर करने लगे थे। जब वह काव्या को गोद में लेकर हल्के से गुनगुनाती थी, जब वह कोर्ट में डरते हुए भी सच बोलने की हिम्मत जुटाती थी, या जब वह अर्जुन की बातों को ध्यान से सुनकर हल्का सा मुस्कुराती थी, अर्जुन को एहसास हो गया था कि यह सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, यह प्यार था। लेकिन अर्जुन एक सख्त और अनुशासित पुलिस वाले थे। उनके लिए अपने दिल की बात कहना आसान नहीं था। वह कई बार सरिता से अकेले में मिलने की सोचते, लेकिन हर बार उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। उन्हें लगता कि शायद सरिता उनके इस प्यार को गलत समझे, या शायद वह अभी अपनी जिंदगी के उलझनों से इतनी घिरी हो कि प्यार के बारे में सोच भी न सके। फिर भी अर्जुन का दिल बेकरार था। उन्होंने एक रात अपने घर में बैठकर एक चिट्ठी लिखी। सरिता, मैं नहीं जानता कि यह कहना सही है या नहीं, लेकिन मेरे दिल को अब चुप रहना नहीं आता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी आंखों में सिर्फ मजबूरी और दर्द दिखा। लेकिन जैसे जैसे मैंने तुम्हें जाना, मुझे तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा प्यार दिखा। काव्या के लिए और शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए भी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं सरिता। यह प्यार कोई मजबूरी नहीं, बल्कि मेरे दिल की सच्चाई है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही और मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। अगर तुम मेरे इस प्यार को स्वीकार कर सको तो मैं तुम्हें और काव्या को हमेशा खुश रखने की कसम खाता हूं। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना है तो भी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी। अर्जुन ने चिट्ठी को एक लिफाफे में बंद किया और उसे रामनाथ के हाथों सरिता को भिजवाया। रामनाथ ने लिफाफा सरिता को देते वक्त हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सरिता, यह साहब ने तुम्हारे लिए भेजा है, ध्यान से पढ़ना। सरिता ने लिफाफा लिया, लेकिन उसका मन उलझन में था। उसने काव्या को सुलाने के बाद लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ी। हर शब्द उसके दिल को छू गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन जैसे इंसान जो इतने बड़े ओहदे पर हैं, उससे प्यार कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उसे डर भी था। वह खुद को अर्जुन के लायक नहीं समझती थी। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और सोच में डूब गई। अगली सुनवाई का दिन आ गया। जज नारायण राव के सामने कोर्ट रूम में दोनों पक्ष फिर से आमने सामने थे। इस बार संजय मेहता पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास हरिप्रसाद की गवाही थी, जो उस दिन मौजूद था जब बलदेव और महेंद्र ने सरिता को धमकाया था। इसके अलावा विक्रम सिन्हा ने नकली शराब के धंधे के ठिकाने की तस्वीरें और सबूत जुटाए थे, जो अर्जुन ने कोर्ट में पेश किए। संजय ने अपनी दलील शुरू की। माननीय जज साहब, मेरी मुवक्किल सरिता को उसके हक से वंचित करने के लिए बलदेव और महेंद्र ने न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि उसे और उसकी बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी। हमारे गवाह हरिप्रसाद उस दिन मौजूद थे जब सरिता को जबरदस्ती कागजात पर अंगूठा लगवाया गया। इसके अलावा हमने यह भी साबित किया है कि बलदेव और महेंद्र अवैध धंधों में लिप्त हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। हरिप्रसाद ने कोर्ट में गवाही दी और साफ साफ बताया कि कैसे बलदेव ने सरिता को डराया था। उसकी गवाही ने कोर्ट रूम में सनसनी मचा दी। मुकेश तिवारी ने हरिप्रसाद की गवाही को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसके बाद अर्जुन ने नकली शराब के धंधे के सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि बलदेव और महेंद्र ने न सिर्फ सरिता की प्रॉपर्टी हड़पी, बल्कि अवैध धंधों से लाखों रुपये कमाए, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। विक्रम की तस्वीरों और पुलिस छापे की रिपोर्ट ने कोर्ट को चौंका दिया। मुकेश तिवारी ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, जज साहब, मेरे मुवक्किलों के धंधों का इस प्रॉपर्टी केस से कोई लेना देना नहीं है। यह कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है।
लेकिन जज साहब ने सख्त लहजे में कहा, मिस्टर तिवारी, आपके मुवक्किलों के चरित्र और उनकी गतिविधियां इस केस में उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। कोर्ट को यह साफ दिख रहा है कि सरिता के साथ धोखा और जबरदस्ती हुई है। कई घंटों की बहस और गवाहियों के बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। इस कोर्ट का मानना है कि सरिता के साथ धोखाधड़ी और जबरदस्ती की गई। बलदेव और महेंद्र ने गैरकानूनी तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। इसलिए कोर्ट आदेश देता है कि सरिता को उसके पति की पूरी प्रॉपर्टी वापस की जाए। इसके अलावा बलदेव और महेंद्र को नकली शराब के धंधे और धमकी देने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सरिता की आंखें खुशी और राहत के आंसुओं से भर गईं। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बलदेव और महेंद्र को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट से बाहर ले जाया गया, जबकि रविपाल की कुर्सी अब डगमगाने लगी थी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद सरिता ने अर्जुन के सामने हाथ जोड़े और कहा, साहब, आपने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी और काव्या की जिंदगी आपकी वजह से बदल गई। अर्जुन ने हल्के से कहा, सरिता, यह तुम्हारी हिम्मत की जीत है। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई। सरिता ने एक पल रुककर कहा, साहब, मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी। अर्जुन का दिल धक से रह गया। सरिता ने आगे कहा, मैं इस लायक तो नहीं कि आप जैसे अच्छे इंसान की बीवी बन सकूं, लेकिन अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो मेरी तरफ से हाँ है। अर्जुन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो सालों बाद उनके दिल से निकली थी। उन्होंने सरिता का हाथ थामा और कहा, सरिता, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। मैं तुम्हें और काव्या को हमेशा खुश रखूंगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन और सरिता ने एक सादे समारोह में शादी कर ली। काव्या अब अर्जुन को पापा कहकर पुकारती थी। सरिता ने अपनी प्रॉपर्टी वापस पाकर एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी जाती थी। अर्जुन का तबादला नहीं हुआ, बल्कि उनकी ईमानदारी और हिम्मत की वजह से उन्हें सम्मानित किया गया। रविपाल के खिलाफ भी जांच शुरू हो चुकी थी और उसका साम्राज्य धीरे धीरे ढह रहा था। अर्जुन और सरिता की जिंदगी अब प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ से भरी थी। हर शाम जब अर्जुन घर लौटते, सरिता और काव्या उनकी राह देखतीं। उनके घर में अब सिर्फ इंसाफ की बातें नहीं, बल्कि हंसी और खुशियों की गूंज भी थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आप हमारे कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं, प्लीज हमें अपने और अपनी जगह का नाम भी बताइए, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका और आपकी जगह का नाम ले सकूं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।